को ओम के नियम का सत्यापन नहीं करवाया था ना। हाँ तो सब कुछ करेंगे इसमें, देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ हल्ला हो रहा तो सुनाई नहीं देगा मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है ना, तो देखो ध्यान से कहानी का आनंद लो। ओके देखो, जब हमें किसका मतलब किसके बारे में पता चल गया, हमें धारा के बारे में पता चल गया ना, बोलो जी, धारा के बारे में पता चल गया और विभवांतर के बारे में पता चल गया। विभवांतर के बारे में पता चल गया यानी कि पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। जब इन दोनों के बारे में पता चल गया, हटाओ ये इंग्लिश, हिंदी पूरी प्योर हिंदी पढ़ते हैं। जब धारा तथा विभवांतर का ना पता चल गया, जब इन दोनों का पता चल गया ना, तो ये बात है। इसके पता चलने के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने कुछ अपना जुगाड़ लगाया। और ये लगभग बताए थे 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। यानी कि अगर हम इनके लाइफ टाइम की बात करें तो इनका लाइफ टाइम स्टार्ट होता है 1789 ईस्वी से। ईस्वी में ये पैदा हुए थे और लगभग 1856 तक जाते आते गुजर गए थे ये। ओके तो ये नियर अबाउट जो ये ओम्स लॉ, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, अपने लैब में करना शुरू किया। जब इन्होंने इनके बारे में इनको पता चला कि कुछ धारा नाम की कोई चीज है और विभवांतर नाम की कोई चीज है, तब इन्होंने पढ़ाई करना, इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। इन्होंने अपने लैब में काम करना शुरू कर दिया। अपने लैब में कब काम करना शुरू किया? 19वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी मतलब 1800 प्लस ईस्वी में काम करना शुरू किया। और इन्होंने इनके बारे में, धारा और विभवांतर के बारे में काफी कुछ, धारा को माई से प्रदर्शित करते हुए विभवांतर को किससे, वी से ना, इन्होंने इन दोनों के बारे में काफी रिसर्च करना शुरू कर दिया। इन्होंने देखा कि इन्होंने क्या किया ना, एक बैटरी ले लिया। इन्होंने एक बैटरी लिया, बैटरी बहुत भारी लग रही है, कोई बात नहीं। ये ओके ऐसा। अब इनको क्या करना है, अब हमें पता है कि धारा मापने के लिए क्या चाहिए, बताओ। धारा मापने के लिए धारा मापी चाहिए और विभव मापने के लिए क्या चाहिए, विभव मापी चाहिए। तो हमें पता है कि धारा मापी किससे, अमीटर से नापते हैं ना। तो अमीटर किस में लगाते हैं, श्रेणीकर में लगाते हैं ना, मतलब डायरेक्ट तार में लगा देते हैं। बस ये समझो कि डायरेक्ट परिपथ में क्या लगा देते हैं, डायरेक्ट परिपथ में हम ये लगा देते हैं अमीटर। और अगर हमें विभव नापना हो तो हम क्या करेंगे, मान लो कि हमने ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये वाला प्रतिरोध ले लिया, इसका नाम ए है, इसका नाम मान लो इसे बी है। हमने इसके बीच क्या लगा दिया, एक विभवांतर, विभव मापी यंत्र, यानी कि वोल्टमीटर जिसे बोलते हैं ना, वोल्टमीटर लगा दिया। मतलब अब इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है वो अमीटर पता करेगा। अमीटर की जिम्मेदारी क्या है, इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, और वोल्टमीटर की जिम्मेदारी है कि इस परिपथ, इस ए से बी तक के बीच का जो विभव है वो बताएगा कि इनके बीच विभवांतर कितना आ रहा है। ओके, और हम ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली हाथ से जोड़ देंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, समझ रहे हो ना, स्विच लगा दिया। और हम एक और चीज चाह रहे थे, इन्होंने ये चाह रहे थे कि बार बार हम धारा को घटाते रहें, बढ़ाते रहें। तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इनको एक तरह से प्रतिरोध, प्रत्यावर्ती प्रतिरोध लगाना पड़ेगा ना, परिवर्तित प्रतिरोध। जी याद है, प्रतिरोध के मान को क्या कहते हैं, घटाया बढ़ाया जा सके ना। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रत्यावर्ती प्रतिरोध लगा दिया। यहां पे ऐसे समझो, थोड़ा सा ना हम इसको और बढ़ा देते हैं। देखो
ये प्रतिरोध बार बार क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, बढ़ा रहे थे, घटा रहे थे, बढ़ा रहे थे। अच्छा, प्रतिरोध घटाने से क्या होगा? प्रतिरोध अभी हम थोड़ा सा जानते हैं प्रतिरोध के बारे में ना, कि धारा के मार्ग में, धारा के प्रवाह में आने वाले अवरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो हम ज्यादा प्रतिरोध लगा देंगे तो अवरोध ज्यादा हो जाएगा, और जब अवरोध ज्यादा हो जाएगा तो धारा क्या बहेगी? कम बहेगी। अगर अवरोध कम रहेगा तो धारा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो धारा के मान को हम कम ज्यादा करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ऐसे परिवर्तित प्रतिरोध लगा दिया। ओके, अब धारा किधर से बहना शुरू होगी? इधर से ना, ऐसे हमने यहां स्विच ऑन कर दिया। अब जैसे स्विच हमने ऑन किया, धारा ऐसे प्रवाहित होना शुरू कर गई। इसमें भी धारा गई, इसमें भी गई, ऐसे चलती जा रही धारा। ओके, धारा से प्रवाहित हो रही है। ओके, अब इस केस में इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ना एक टेबल बना लिया, और इस टेबल में ये इन्होंने सोचा कि हम जितनी ऑब्जर्वेशन करेंगे उस सबका मान इसी में रखेंगे, हम सबको इसी के अंदर रखेंगे। ठीक है, थोड़ा ग्राफ ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है। ओके, इन्होंने कहा कि हम जितना मान निकालेंगे ना, सब मान इसी में रखेंगे। ओके, इन्होंने एक ऐसे विभवांतर लिख लिया, विभवांतर, और यहां पर क्या लिख लिया? धारा। ओके, इन्होंने जब पहली बार ऐसे स्विच ऑन किया ना, तो इनको कुछ ऐसा मिला होगा, लेकिन हम अपनी भाषा में एक मनगढ़ंत कहानी बता देते हैं कि मान लो कि इनको विभवांतर कितना मिला? इनको विभवांतर मिला 200 वोल्ट। और जब जिस समय ये विभवांतर इनको कितना मिला? 200 वोल्ट मिला। हाँ, लेकिन एक और कंडीशन, ये अपने लैब में काम कर रहे थे ना, तो अपने लैब में इन्होंने क्या कंडीशन किया था? इन्हें कंडीशन ये किया था, इसका ताप क्या था? इस लैब का ताप बिल्कुल नियत था। ताप नियत था। नियत मतलब क्या? ताप ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। ताप को इन्होंने ना तो घटने दिया ना तो बढ़ने दिया। और एक और चीज, तार एकदम सेम रखा। तार क्या रखा? सेम रखा, यानी कि पदार्थ समान रहेगा। पदार्थ समान हर बार रहेगा। ऐसा नहीं कि हमने पदार्थ को एक बार के लिए हमने पदार्थ को यहां पर ऐसे समझ लो कि हमने एल्यूमिनियम का तार लगा दिया, दूसरी बार हमने कॉपर का तार लगा दिया, और तीसरी बार हमने नाइक्रोम का तार लगा दिया। तो ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया, सेम वही परिपथ था, बस उसका ताप कैसा इन्होंने रखा? नियत रखा। हालांकि इस जो ये प्रतिरोध है एबी के बारे में बात की जा रही है, एबी के जो पदार्थ है ना बिल्कुल सेम है। और यहां तक कि इन्होंने इसकी लंबाई को भी नहीं बदला। लंबाई भी क्या रखा? लंबाई भी एकदम नियत रखा। नियत मतलब क्या? कि चिंत नहीं करने वाले। और लंबाई के साथ साथ इन्होंने इसकी मोटाई जो है, तार की मोटाई को भी क्या रखा? नियत रखा। मतलब ये चार चीजों को बड़ी ध्यान से देख रहे थे। इन्होंने ना तो ताप को चिन्ह किया, अपने लैब का जो ताप था ना, ताप बिल्कुल स्थिर था। पदार्थ क्या था? बिल्कुल समान था। जो ए बी पहले था वही ए बी बाद में भी रहेगा, हमेशा वही ए बी इन्होंने रखा। और लंबाई भी क्या? नियत रखा। और मोटाई भी कैसे रखी? नियत रखी। तब इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन पाना शुरू किया। पहली बार मान लो कि इन्होंने ऑन किया होगा तो 220 वोल्ट। तो ऐसा समझ लो कि धारा कितना आया होगा? धारा मान लो कि 2 एम्पीयर आया था। कितना एम्पीयर? 2 एम्पीयर आ गया था। ओके, और फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने विभवांतर फिर एक बार क्या किया ना, इन्होंने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया। थोड़ा सा क्या कर दिया? इसको बढ़ा दिया, बढ़ाया घटा दिया। तब फिर एक बार जब इसको थोड़ा सा बढ़ाया घटाया ना, तो फिर एक समय ऐसा आया कि इन्होंने देखा कि वोल्ट मीटर हमारा रीडिंग कितना दे रहा है? ये कितना पढ़ रहा है? ये पढ़ रहा है 300 वोल्ट पढ़ रहा है। तो ये कितना हो गया? 3 एम्पियर ऐसा हो गया। मतलब जिस समय वोल्ट मीटर, इनका जो वोल्ट मीटर है वो 300 वोल्ट बता रहा था, उसी समय इनका मीटर कितना बता रहा था? उनका मीटर 3 एम्पियर बता रहा था। और फिर थोड़ा सा इसको आगे किया, मतलब थोड़ा कम कर दिए। तो जब कम कर दिया ना, तो वोल्टेज कितना आया? 35, मतलब 350 वोल्ट जाने लगा। और जब वोल्ट 350 वोल्ट जाने लगा, तब इन्होंने कितना देखा? 3.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इन्होंने एकाएक बहुत कम कर दिया, यानी कि 400 समझ लो कि 500 कर लेते कि विभवांतर कितना हो गया? 500 वोल्ट। 500 वोल्ट पर इन्होंने देखा कितना एम्पीयर आ रहा है? 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। बिल्कुल कम कर दिया। बिल्कुल कम करने का मतलब इन्होंने इतना ज्यादा बढ़ा दिया प्रतिरोध, इतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ा दिया कि ये आ गया ऐसे समझ लो कि ये आ गया ना 10 वोल्ट पे आ गया। कितना वोल्ट पे आ गया? 10 वोल्ट पे आ गया।
तो उस समय इनके जो एम्पियर की रीडिंग अमीटर की, यानी कि जो अमीटर की रीडिंग है, अमीटर पर इन्होंने पढ़ा तो बहुत थोड़ा सा मान दिखा रहा था, यानी कि ये जानते हो 0.1 दिखा रहा था, 1 एम्पियर, इतना कम धारा दिखा रहा था कि इससे प्रभावित हो रही है, जब उन्हें प्रतिरोध को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। ओके, अब उन्होंने ये देखा कि हम बार बार जब प्रतिरोध को घटा बढ़ा रहे हैं तो मान अलग अलग आ रहा है। जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे विभवांतर बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। देखो 2 से 3 हुआ था, 200 से 300, तो ये भी 2 से 3 हो गया था, 200, 300, 350, 500, तो 2, 3, 3.5, 5 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया ना, फिर एक ग्राफ बना दिया, एक क्या बनाया, ग्राफ बना दिया, ऐसे ग्राफ बना दिया। इन्होंने एक को धारा वाला अक्ष बोला, कौन सा अक्ष, धाराज, और एक को बोला विभवांतर अक्ष, कौन सा अक्ष, विभवांतर अक्ष। तो इन्होंने ऐसे बराबर खाना बना दिया, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर भी हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लो। अब इन्होंने इस पर नाम जान तो क्या रखा, इस पर देखिए कि धारा का मान बहुत छोटा छोटा आ रहा है ना, तो 1 से 5 तक ऐसे लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, और इस पर देखो 100, 200 आ रहा है ना, इन्होंने हर एक को क्या बोला, 100 बोला, 100, 200, 300, 400 और 500, इसको 600 मान लो ऐसे, ठीक है ना। ओके, अब इन्होंने कहा कि इन्होंने जो मान निकाला था उसको इस ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अब एक बात सोचो, इसमें यक्स अक्ष मतलब कौन सा, ये जो धारा वाला है वो यक्स अक्ष पर बना हुआ है ना, और जो विभवांतर किस पर बना हुआ है, तो हम जो निर्देशांक निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, वो धारा कामा विभवांतर निकालेंगे ना। सोचो, धारा कामा क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे। अब जब ऐसा हुआ तो धारा कितना, जब धारा 2 एम्पियर थी तो विभवांतर कितना था, 200 था, एक निर्देशांक बन गया ना। दूसरा क्या, जब धारा 3 थी तो विभवांतर कितना हो गया, 300, और जब धारा 3.5 थी तो कितना हो गया, 350 हो गया। ओके, और जब ये कितना थी, 5 एम्पियर थी तो कितना हो गया, 500, और जब ये 0.1 था 10 वोल्ट था। ओके, अब इन्होंने इस सभी मानों को ग्राफ पे बनाना शुरू कर दिया। ये सब कौन कर रहे हैं, ये सब जॉर्ज साइमन ओम कर रहे थे अपने लैब में, ठीक है। ओके, इन्होंने ग्राफ बना दिया, कहा 2,200 कहाँ है, प्लॉट करो उसे, 2,200, देखो 2 यहाँ है और 200 यहाँ मिलेगा ना। ओके, हमें प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मिला। ओके, फिर 300 पे 3 पे 300 है ना, तो 3 पे 300, ये यहां पर आ गया, 3.5 पर 350 है ना, तो 3.5 कहाँ, एकदम बीच, यही बीच में आएगा ना, और 350 यहां पर आएगा। ये हो गया, 5 पे कितना, 500, 5 पे 500, ओके। फिर उन्हें यहां से देखा, एकदम बिल्कुल देखा क्या हो रहा है, सोचो यहां से देखोगे ना, एकदम एक लाइन में आ रहा है। एक बार इन्होंने, और अच्छा ये कभी बचा हुआ ना जी, ये वाला छोटू सा बचा हुआ है, 0.1, 10, अच्छा 0.1 कहाँ, एकदम बिल्कुल यहीं पर आएगा ना, और 10 कहाँ, एकदम बिल्कुल यहीं पर आएगा, तो यहां बना लें इसे। हाँ, सोच पा रहे हो, एक और मेरे ख्याल से करना चाहिए, लेकिन नहीं करना चाहिए, छोड़ो, नहीं तो कहोगे सर आप कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ग्राफ बना दिया ना, उसके बाद इन सबको मिला दिया, इसका मतलब क्या आ रहा है, सीधा ग्राफ बन रहा है, सीधी लाइन बन रही है। और जब किसी भी ग्राफ में धारा और विभवांतर में अगर कोई भी लाइन अगर सीधा एकदम बन रहा है, इसका मतलब क्या, ये एकदम बिल्कुल डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल होता है। धारा
अनुक्रमानुपाती किसको रहता है? विभवांतर के। इन्होंने कहा कि धारा और विभवांतर के बीच अगर एक ग्राफ खींचे तो ग्राफ एक सीधी रेखा बनती है, और उस सीधी रेखा का मतलब क्या है कि ये दोनों क्या बिल्कुल अनुक्रमानुपाती हैं। अगर एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा, एक डूबेगा ले डूबेगा। समझ रहे हो? मतलब अगर हमने बिल्कुल जीरो कर दिया, हमने कनेक्शन ही काट दिया, जब कनेक्शन काट दोगे तो अमीटर कितना बताएगा? जीरो, और वोल्टमीटर में कितना बताएगा? जीरो। यहां पर है। इसका मतलब यहां से इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन निकाला कि धारा किसके अनुक्रमानुपाती आ रहा है? धारा विभवांतर की क्या हो रहा है? अनुक्रमानुपाती आ रहा है। कि धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, धारा घटाएंगे विभवांतर घटेगा। एक और चीज इन्होंने देखा, इन्होंने इसको भाग करके ना इसका हल निकाला जब, तो हल सोचो सबके लिए कितना आ रहा था। देखो 200/2 कितना आ रहा है? 100। 300/3 कितना आ रहा है? 100। 350/3.5 कितना आएगा? 100। 500/5 कितना आएगा? 100। 10/0 देखो 10/0.1 100 ही आएगा। 10 से गुणा कराओगे, 10 से क्या कराओगे? भाग कराओगे, तो ये हो गया 100, और ये कितना हो गया? 1, मतलब सही तो हुआ। तो दिखा विभवांतर और धारा का जो अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक नियत आ रहा है। यानी कि उन्होंने बताया कि विभवांतर यानी इसको ऐसे लिख लो, ऐसे करके, कि विभवांतर किसके अनुक्रमानुपाती आ रहा है? विभवांतर अनुक्रमानुपाती धारा के आ रहा। और देखा गया तो विभवांतर और धारा का अनुपात क्या आ रहा है? एक नियतांक आ रहा है। अब जब इतना इन्होंने देख लिया, उसके बाद इन्होंने अपना नियम दिया। उसी नियम को इन्होंने क्या बोला? अपने नाम से हाईलाइट किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओम का नियम। तो एक्चुअल में जानते हो ये है ओम के नियम का सत्यापन। ये जानते हो क्या ना, इसी जब एग्जाम में पूछता है कि ओम के नियम का सत्यापन करिए, तो यही है ओम के नियम का सत्यापन। हम ऐसे करते हैं, ऐसे ये फिगर बनाते हैं, ये कुछ डाटा निकालते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद ये दोनों लिखते हैं। यहाँ से सूत्र हम चाहे बना सकते हैं। ये अनुक्रमानुपाती, हाँ बराबर बराबर दिखने था हुआ। तो अब यहाँ बता ही देते जी क्या है इसका मतलब। तो V बराबर क्या? विभवांतर को किसी प्रदर्शित किया रहता है V से, और धारा को I से, बराबर नियतांक। अब इस नियतांक को R नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? V/I बराबर R नाम दिया गया। कि V बराबर, अगर तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? I और R, जिसे हम क्या बोलते, जहां V क्या है? जहां V मतलब क्या है? विभवांतर। R मतलब क्या है? इन्होंने प्रतिरोध एक नया नाम दिया, प्रतिरोध। और I मतलब क्या है? प्रवाहित धारा। देखो सूत्र इतनी मेहनत से निकाला जाता है, कोई नॉर्मल हम लोग पढ़ लेते हैं ना 1 मिनट के लिए, वो ऐसा नहीं होता। पूरा अच्छे से बहुत मैकेनिज्म लगाते हैं, तब जाकर के सूत्र डेवलप होता है, एक सूत्र निकल के आता है। तो अगर तुमसे कहे कि ओम्स के नियम का सत्यापन करिए, तो ये तो फिनोमेना ही पूरा क्या है? ओम के नियम का सत्यापन है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग छोटी सी डाल सकते हो कि ओम के नियम का सत्यापन। यहाँ ना एक हेडिंग डाल देना, ठीक है, यहीं पे एक हेडिंग डाल देना। क्या लिखोगे? ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, ये होता है। ये नोट करो, फिर बताते हैं ओम ने क्या नियम दिया था। नोट करो। तुमको नींद आ रहा है जी? सो रहे हो तुम लोग? देखो, अब जब ये V बराबर आई आर हो गया, मतलब इन्होंने जब ये सूत्र का निगमन कर लिया, V बराबर आई आर, इन्होंने देखा कि R क्या है भाई, हमें तो पूरा मतलब वो क्या कहते हैं, हमें पूरा एक्सप्लेनेशन देना था। हमने सभी लोग जानते थे कि विभवांतर क्या होता है, धारा क्या होता है, लेकिन प्रतिरोध ने एक नया चीज आ रहा था ना। तो इस प्रतिरोध के बारे में इन्होंने सोचा कि क्या है ये, एक विभवांतर और एक है धारा,
और आर क्या है, प्रतिरोध। अब इन्होंने सोचा ये प्रतिरोध है क्या, भाई तार वही है, बार बार हम धारा बदल रहे हैं तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, प्रतिरोध का मान बदल रहा है। इसका मतलब कि कुछ न कुछ तो वहां है, कि उस तार में कुछ है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया इस प्रतिरोध के बारे में। पहले तो हम ओम का नियम सीख लेते हैं जी, कि ओम का नियम क्या था, हमने तो देखा ही नहीं। ओम का नियम पहले वो पढ़ लेते हैं जी, वो तो हमने अभी लिखा ही नहीं, हमने उसका उनका सत्यापन कर लिया। तब मतलब जो इन्होंने अभी इसके पहले हमने जो एक्सपेरिमेंट करा थे ना, इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके एक अपना नियम दिया, एक अपना दिया लॉ, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ओम्स। लॉ ऑफ ओम्स कभी कह सकते हैं, ओम्स लॉ। स्कालन एस का मतलब क्या होता है ना, तो ओम्स लॉ, ओम का नियम। देखो नियम में और सूत्र में अच्छा कभी कभी देखोगे ना, कई चीजें तुम लोग सुनोगे कि अजीब अजीब चीजें आती हैं। एक होता है नियम, एक होता है प्रमेय, बोलो ऐसा होता है ना। एक नियम होता है, एक प्रमेय होता है, एक रूल होता है। रूल तो ही नियम है यार, वाह, ये कौन बताए हैं सर? बहुत अच्छा है, गुमराह करने की कोशिश। एक सूत्र होता है, सूत्र। तीनों चीजें क्या है, देखो जब कोई भी साइंटिस्ट अपनी तरफ से कुछ नया चीजें निकालता है ना, तो उसी में उसका नियम आता है। वो अपने अकॉर्डिंग जो नियम बनाता है, अपने अकॉर्डिंग नहीं, मतलब उस सभी चीजों के बारे में एक ऐसी चीज पहले कहता है कि नियम। देखो प्रमेय, पहले प्रमेय समझ सकते क्या होता है। प्रमेय, प्रमेय एक ऐसी चीज होती है ना, एक ऐसा कथन होता है जो हमेशा जो सिद्ध होता है। प्रमेय क्या होता है, प्रमेय एक कथन होता है, वो कथन सिद्ध होता है, बस उसी को मतलब हमारे सिलेबस में क्या होता है कि कोई कथन दिया रहता है, वो कथन सिद्ध है, बस उस कथन को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। और सूत्र तो जानते ही हो, तो सूत्र आता है नियम से, कि हम कोई नियम ला रहे हैं, उस नियम का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो जैसे ओम्स का नियम, तो ओम के नियम से एक रिजल्ट ये आता है ना, V बराबर I R। तो इनके नियम से क्या निकल के आता, सूत्र निकल के आता। अब यहां पर है ये नियम, कि नियम क्या है। देखो जब कोई साइंटिस्ट कई रिसर्च करके जी मैं बिल्कुल नौटंकी कर रहे हैं। जब कोई साइंटिस्ट रिसर्च करके, काफी मेहनत करके कई चीजों को इकट्ठा करता है, कई इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, तब उसको क्या बोलते हैं नहीं, उनका नियम। क्या बता रहे, कुल IPL करवा रहे हैं। तो पहले कंडीशन याद हो ना, हम हरे कलर में लिखे थे। तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई, ताप, क्षेत्रफल, मतलब क्या, वो तार की मोटाई, तार की मोटाई को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तथा क्या, पदार्थ। मतलब ये चार चीजों को अगर न बदला जाए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ। यदि किसी चालक तार दो बार लिखा गया, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं लिखो तो अच्छा स्टेटमेंट बैठेगा। अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक तार में प्रवाहित धारा, तथा विभवांतर का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात मतलब ये स्टेटमेंट यहीं पर खत्म हो गया, इन्वर्टेड कॉमा ये बंद कर देंगे। अर्थात
जो विभवांतर होता है ना वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है धारा की, मतलब प्रवाहित धारा के। प्रवाहित धारा के, ओके। विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं और इसको प्रवाहित धारा को I से, तो V अनुक्रमानुपाती I, ओके। तो V, अब जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं और एक नियतांक लगाते हैं ना, तो इंटू K और इंटू I। अब इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट, काफी सोच विचार के बावजूद ये निकाल के लाया कि जो यहाँ पर नियतांक आ रहा है वो क्या है, एक्चुअल में एक प्रतिरोध है जिसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। तब इनके अकॉर्डिंग V इक्वल टू एक सूत्र बन गया, V बराबर I गुणे R, ये हो गया, ओके। अब यहां पर एक नया चीज प्रतिरोध आ गया ना, तो अब इन्होंने प्रतिरोध को डिफाइन करने चले। प्रतिरोध है क्या? रेजिस्टेंस, जिसे इंग्लिश भाषा में बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो इन्होंने क्या बताया, सुनो ध्यान से, कि प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, किसी चालक का वह गुण है जिसके द्वारा वह चालक में प्रवाहित धारा की जिससे वह चालक तार में प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, वह प्रॉपर्टी है, वह गुण है जिसकी सहायता से, जिसके द्वारा क्या करता है, वह चालक में प्रवाहित धारा, तो लिखा ही नहीं हमने, धारा, चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। उसी को क्या कहलाता है, मतलब उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। यानी कि शॉर्टकट भाषा में क्या लिख सकते हैं? धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता? अवरोध ही। भाई दो कलर चलने लगा, क्या बात है? ठीक है, इसमें तो कोई चीज है नोट करने वाली तुम लोग के लिए? हाँ, पूरा नोट किया था ना, वही पूछ रहे हैं, तो मिटा दें एक बार। ओके, देखो अब हमने सूत्र देखा, V बराबर I R। अब यहां एक चीज देखा गया ना कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तुम चाहे विभवांतर घटाओ, चाहे विभवांतर बढ़ाओ, चाहे धारा घटाओ, धारा बढ़ाओ, उससे प्रतिरोध पर कोई फर्क पड़ रहा था? नहीं। हम भाई विभवांतर बढ़ा रहे थे, धारा भी बढ़ रहा था, विभवांतर घटा रहे थे, धारा घट रहा था, दोनों का अनुपात क्या रहा था? एक नियत आ रहा था। इसका मतलब यह है कि प्रतिरोध क्या निर्भर करता है इन दोनों पर? कभी नहीं निर्भर करता। प्रतिरोध प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। धारा चाहे बढ़े चाहे घटे, उससे भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो? प्रतिरोध प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता। ये पूछेगा क्वेश्चन, याद रखो, निर्भर नहीं करता, नहीं करता। और एक और स्टेटमेंट, प्रतिरोध और किस पर निर्भर नहीं करता? प्रतिरोध उत्पन्न विभवांतर पर भी, विभवांतर पर भी निर्भर नहीं करता। तब प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध चार चीजों पर निर्भर करता है ना। ताप, चालक तार की लंबाई, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और पदार्थ पर। ओके, इन चार चीजों पर निर्भर कौन करता है? प्रतिरोध। तो उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले
कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रतिरोध को डिस्टर्ब कर सकते हैं, प्रतिरोध को हिला सकते हैं, प्रतिरोध को डैमेज या डिस्टर्ब कर सकते हैं? वो 4 कारक क्या हैं? ताप है, अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। मतलब मुन्ना सही कहा है, तुम लोग हंस रहे हो, बेचारा सही कहा है। दूसरा क्या है? चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई। और तीसरा हाँ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। पदार्थ, खुद पदार्थ ही है। अब हम कल पढ़ेंगे क्या इसी के बारे में कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। चालक तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, उसका उल्टा होता है। और पदार्थ क्या? हर पदार्थ का अपना अलग अलग प्रतिरोध होता है।